हेलो गाइस, लक्ष्मी छा दिस साइड इस अभी हम स्टार्ट करेंगे आरटीपी जनवरी 25। क्योंकि आरटीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अटेम्प्ट के लिए। तो लॉ में तो मेजरली आपको जो कीवर्ड्स हैं उन पे फोकस करना है। राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। लॉ को मेजरली ऐसे बर्डन की तरह मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि लॉजिक से अगर आप याद रखेंगे, हाँ थोड़ा रटना तो ज़रूर पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बट हाँ, लॉ को थोड़ा-सा लॉजिक के साथ करेंगे तो ये ईज़ी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। द व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी? इन सिग्निफिकेंस मतलब ये कह सकते हो आप लोग कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमारे इंडियन जुडिशरी में इसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। लेट्स गो टू द आंसर पार्ट। उसमें हम देख लेते हैं क्या है। उसमें आपको ना थोड़ा कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा मेजरली आप लोगों को। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट इज अ एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी। इट इज स्टैब्लिश इन 26 जनवरी 1950। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू अपॉइंट अंडर आर्टिकल 126, एंड द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट consists the seven member including the chief justice of India. Presently the number has increases to कितना? 34 है ना? Increases 34 including the chief justice of India due to raise in a number of cases and the workload, and the individual can relieve in the Supreme Court by filing the writ petition under the article 32। एंड मतलब ये बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है ना, किसी भी हमारी इंडिया की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। तो वही वो उसके बारे में बताया कि कब इस्टेब्लिश हुआ। और 26 जनवरी 1950 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। आर्टिकल नंबर बताया 126 होता है। टोटल कितने नंबर ऑफ वो है हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 34 है हमारे पास। और उसका आर्टिकल आपको इतना वो याद नहीं रखना, बस नॉर्मल जो छोटी-छोटी चीज़ें बता रखी हैं वो आपको याद रखनी होंगी। ऐसा पूरा एज़ इट इज़ नंबर के साथ आप लोग याद रख भी नहीं पाओगे। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहे हैं। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट होता है देन सुप्रीम कोर्ट होता है। जब भी हम कोई अपील फाइल करते हैं, आप आगे जब इंटर में जाओगे या फाइनल में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाई कोर्ट होता है देन सुप्रीम कोर्ट होता है। कोई भी अपील से अगर डिसएग्री करता है तो वो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज अ हाई कोर्ट। उसका आर्टिकल नंबर बता रखा है, आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आर्टिकल नंबर और ये सब मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट एंड द हाई कोर्ट इज अ एपेलेंट ओरिजिनल जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो एक ही होता है, जैसे दिल्ली में है। एंड supervisory jurisdiction, or however the article 227 of the Indian constitution limited to high court supervisory power। जो आर्टिकल है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें सुपरवाइजरी पावर देता है वो बता रखा है। हाईएस्ट हर हाई कोर्ट जो है हर स्टेट में एक एक होते हैं, वही है। और फिर बोल रहा है कि इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, ठीक है? 25 हाई कोर्ट्स हैं, and one of each state and union territory, and one for each state and in the India there is 25 high court, one for each state and union territory, and one for each state of union territory, and six states share the single high court, and the individual uh, can seek remedies against the violation of fundamental right of the high court of the supreme court high court by the filing of writ petition under article 226 में आप रेट पिटिशन अपना डाल सकते हो। इतना कुछ वो नहीं है, रटिफिकेशन वाली चीज़ हो गई है। तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये तो थोड़ा रटिफिकेशन वाला था। ये चीज़ ये वाले जो है नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यहाँ से आपको बहुत इजी लगेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है? बता रखा है मिस्टर सोहन एंड द वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइड द लोन 80,000 टू मिस्टर मुकेश। 26 फरवरी को दिया उसने लोन मुकेश को। सोहन ने किसने दिया है? सोहन ने दिया मुकेश को। मुकेश कह रहा है कि फर्दर लोन दो मुझे 1.5 लाख का, ठीक है? तो सोहन एग्री हो गया, बट प्रोवाइड अ लोन टू इन द पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट डेट्स। Provide 1 lakh to 28 February and remaining 50,000 3rd March, and 10th March को मुकेश कह रहा है while paying off the part paying off paying off part 75,000 to Mr. Sohan, instead that their lender should be adjust 50,000 toward the loan and on taken on 3rd March, and the balance against the loan on 26th February. Sohan object this arrangement of ask
borrower to adjust in order to। हाँ, तो क्या हो रहा है इस केस में कि 10th मार्च को, मतलब वो कह रहा है कि 10th मार्च को सोहन ने क्या किया था, पहले 1 लाख का दिया 28 को, वो कह रहा है 28 को दूँगा, फिर रिमेनिंग जो था 50,000 वो कह रहा है 3rd को दूँगा। फिर जब रीपेमेंट की बात हुई ना, तो वो कह रहा है कि जब मुकेश उसको रीपे करने गया 75,000, तो वो सोहन जो है वो इंसिस्ट कर रहा है उसे कि नहीं-नहीं, हम 50,000 तो एडजस्ट करेंगे लोन, जो 3rd मार्च को लिया, मतलब जो लास्ट वाला उसका लोन दिया था, और बैलेंस हम एडजस्ट करेंगे 26 को। लेकिन सोहन क्या, वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जैसे-जैसे मैंने लोन लिया तुम वैसे-वैसे उसको एडजस्ट करो। ये क्या कि प बाद में जो लिया उससे पहले एडजस्ट करोगे। क्योंकि सोन का तो इंटरेस्ट बन जाएगा ना, इसलिए वो कह रहा है कि ऐसे-ऐसे एडजस्ट करो, ठीक है? फिर इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे एग्ज़ैक्टली पूछा क्या गया है। कहानी कहानी बनाने तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे जो एग्ज़ैक्टली आंसर पूछा गया है कंक्लूजन में आप लोग वही दोगे। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोविज़न देन फैक्ट देन कंक्लूजन, यू हैव टू राइट इट in this manner, and the whether the contention of Mr. Mukesh correct or otherwise as per the provision of the, मतलब बोल रहा है कि मुकेश ने जो कहा कि नहीं नहीं जैसे जैसे लोन दिया वैसे वैसे आप रीपे आप उसको शेड्यूल करो, तो वो करेक्ट है वेदर, और बोल रहा है what would be our answer in case of borrower जो है does not insist on the on such order to adjust the of repayment। बोल रहे हैं कि आपका आंसर क्या होगा इन बोरोवर अगर इंसिस्ट ना करें इन ऑर्डर टू एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है, आईसीए का आंसर, हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। देखो, अपोर्शनमेंट ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ वेयर in case where the debtors own the several debt to the same creditor to make payment which is not significant to discharge all the debt, the payment shall be appropriate to adjust against the debt as per the provision of section 59 to 61 of the Indian Contract Act। मतलब बोला कि सेम क्रेडिटर अगर मेक पेमेंट दे रहा है तो नॉट सिग्निफिकेंट टू डिस्चार्ज ऑल डेट, द पेमेंट शैल बी अप्रोप्रिएटली एडजस्ट अगेंस्ट द डेट। अप्रोप्रिएटली एडजस्ट, अब वो बता रहे कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका वो होगा। देखो, एक्सप्रेस सेक्शन प्रोविजन ऑफ 59 ऑफ द एक्ट, डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू वन पर्सन मेक द पेमेंट टू हिम either with express intimation or under circumstances imply that the payment is to be applied to discharge some particular debt, or payment if accepted must be applied accordingly। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या कह रहा है कि जो सेक्शन 59 और 59 टू 61 है, हम उसके अकॉर्डिंग पेमेंट जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो 59 में क्या बोल रहा है कि अगर ओइंग सेवरल डेट्स टू वन पर्सन, अगर बहुत सारे डेट्स ले रखे हैं किसी डेटर ने एक ही आदमी से, तो पेमेंट जो है वो आइदर एक्सप्रेस इंटीमेशन होगा कि बता देगा भाई मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ और ये इतना अमाउंट है, या फिर सर्कमस्टांस ऐसे होगा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मान लो तुमने 50-50 हज़ार लिया है, या और किसी मंथ में लास्ट मंथ में तुमने 60,000 लिया, तो वो उसके लिए होगा, मतलब ऐसा इम्प्लाइड माना जाएगा कि हाँ ये उसका पेमेंट है, मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए डिस्चार्ज करने के लिए पर्टिकुलर। लेकिन ये है कि मतलब एक्सप्रेसली जो है डेटर बताएगा, बता रखा होगा, तो जैसे डेटर बताएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे केस में क्या था, जो मिस्टर मुकेश था वो कह रहा था कि नहीं नहीं हमें तो मतलब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि जो डेट है हमारा वो तुम अपने अकॉर्डिंग, जो क्रेडिटर है वो कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो वही कह रहा है कि मुकेश ने बता रखा है कि बताया था ना उसे कि करेक्ट, कि जैसे-जैसे मैनर एप्रोप्रिएट बताया हुआ है अपोर्शन करने का, तो वैसे-वैसे लेंगे। यही लिखा है यहाँ पे कि मुकेश जो है, मुकेश का व्यू जो है वो करेक्ट है, ठीक है? यही बताया हुआ है यहाँ पे कि मुकेश इज़ अ करेक्ट व्हेन ही स्पेसिफाई द मैनर अपॉर्शनमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर वो नहीं बताता तो क्या होगा? नहीं बताता तो फिर तो जैसे क्रेडिटर का मर्ज़ी वो वैसे एडजस्ट कर सकता है। अगर कुछ नहीं बोला डेटर ने, उसने पैसे दिए और उसने एडजस्ट कर दिया, बस उसको बता देगा कि भाई मैंने ऐसे एडजस्ट किया है। अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला है तो वो एडजस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, जैसा क्रेडिटर करना चाहेगा जो उसने लोन दिया है, वो जैसा एडजस्ट करना चाहेगा वो वैसे कर सकता है। वही देखिए, देखो इसमें लिखा होगा द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट एंड देयर आर नो अदर circumstances indicate to which the debt payment is to be applied, the creditor may apply its at his discretion to any lawful debt actually due and the payable to him from the debtors where the recovery is or is not barred by the law enforced। मतलब कि टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, आपका टाइम नहीं खत्म होना चाहिए कि आप जा रहे हो कि आज लोन दिया उसके दादा ने लोन दिया पोते से मांगने जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, जो प्रोविजन ऑफ टाइम बार्ड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप लॉफुली ले सकते हो, रिकवरी होनी चाहिए।
Hence, in case of Mr. Mukesh failed to specify the manner, the appropriation of debt, the part repayment of Mr. Sohan to creditor, a portion of the payment as per his choice. मतलब ठीक है, इसमें कह रहा है कि ठीक है, सोहन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है उस केस में। अगर सोहन को मुकेश ने कुछ नहीं बोला एडजस्ट करने के लिए, किसकी पेमेंट कैसे एडजस्ट होगा, तो सोहन अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपोर्शन कर सकता है। समझ आ गया ना आप लोगों को? नहीं आया तो आप लोग बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या व्हाट आई कैन इम्प्रूव, और अदर चीज़ आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए, आई विल डू फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें देखो एक और क्वेश्चन, एक और पार्ट है, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ सच पार्ट ऑफ पेमेंट इज नाइदर सोहन और नॉर मुकेश इंसिस्ट बाय एनी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट और द पार्ट। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस पार्ट आल्सो, वरना वो मेसी हो जाता हम लोगों से भी। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है ये, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61। देखो 59 तो वो बता रखा था कि जैसा मुकेश ने बोला वैसा, अगर मुकेश ने कुछ नहीं बोला तो 60 में बता रखा था कि जैसा अगर कुछ नहीं बोला मुकेश ने तो जो वो है क्रेडिटर है जिसने लोन दिया सोहन, वो अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर लेगा, उसको जैसे ठीक लगेगा वो वैसे एडजस्ट कर लेगा। अब 61 में क्या कह रहा है, जो 61 है, नाइदर पार्टी मेक एनी पोर्शन और द पेमेंट शेल बी अप्लाई टू डिस्चार्ज ऑफ डेट इन ऑर्डर टू टाइम वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द लॉ इन फोर्स। वही लिखा है कि टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, द लिमिटेशन ऑफ suits if debt are equally standing and the payment shall be applied to discharge each proportionately. Hence, in case of neither Mukesh or nor Sohan specify the manner of apportionment of debt on the part repayment, then the apportionment can be made in proportion of debt। मतलब जितना जैसे जैसे डेट होगा उसके प्रोपोर्शन में जाएगा, मतलब आपने कैसे कैसे लोन दिया है ना उसके प्रोपोर्शन में जाएगा, वही बोल रहा है ये। तो प्रोपोर्शन ऑफ डेट, या ये याद रखना आप लोग। फर्स्ट में क्या याद रखोगे, अगर अगर डेटर ने बोला है कि ऐसे स्पेसिफाइड किया है टर्म कि ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है तो वो याद रखना। सेकंड में अगर कुछ स्पेसिफिक डेटर ने स्पेसिफाइड नहीं किया लेकिन क्रेडिटर कह रहा है कि मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन है वो कर सकता है। थर्ड में बोल रहे हैं दोनों ने ही कुछ नहीं बोला। अगर दोनों ने ही कुछ नहीं बोला तो आप लोगों को क्या करना होगा कि वो प्रोपोर्शनेटली करना होगा। फिर अगर ना सोहन बोल रहा है ना मुकेश बोल रहा है कैसे स्पेसिफाई करना, तो वो प्रोपोर्शनेट, ये लाइन आपको याद रखनी होगी इसमें। ये जो लिखा है ना प्रोपोर्शनेट वाला, प्रोपोर्शनेट, ये वाली लाइन आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, कर्सर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ये प्रोपोर्शनेट वाला। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है अभी, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को रिवाइज करना है। सो नेक्स्ट मूव, अब देखो क्या बोल रहा है। एक रामा है, डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप फॉर हिम एंड एग्री टू गिव श्याम 11% कमीशन टू सेल प्राइस फिक्स बाय राम फॉर ईच लैपटॉप। ठीक है, एंड एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रिस्ट्रिक्शन टू import laptop and the grama thought that the price of laptop might go up in near future and he revoked Shyam की जो Shyam authority for any further sale, and Shyam before receiving the letter he at his end sold 5 laptop at the price fixed by the Rama, and Shyam asked 11% commission on sale of 5 laptop for rupees 1 lakh each and explain the provision of Indian Contract Act। बताइए आप लोग ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस चीज़ की बात कर रहा है, कमेंट में बताइए आप लोग मुझे। एक्सप्लेन अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि वेदर सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन राम, वेदर श्याम विल बी एबल टू रिवोक हिज कमीशन फॉर द राम, इफ येस व्हाट विल द अमाउंट ऑफ सच कमीशन। मतलब देखो सबसे पहले क्या था कि राम ने श्याम को डायरेक्ट किया, मतलब अपना मैं बताती हूँ, एजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कि उसने अपना एजेंट पॉइंट किया श्याम को, बोल रहा है कि तू मेरे लैपटॉप बिकवा दे और तुझे मैं 11% कमीशन दूंगा, फिक्स है तेरा 11% कमीशन, जितने लैपटॉप बिकवाएगा 11%। ओके, तो गवर्नमेंट इंडिया, लेकिन ये क्या हुआ ना, कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया कि इम्पोर्ट नहीं होंगे लैपटॉप्स। राम ने थॉट किया कि प्राइस जो है लैपटॉप का वो आगे जाए बढ़ेगा फ्यूचर में, तो उसने श्याम से अथॉरिटी रिवोक कर ली। लेकिन श्याम ने ना उसको, जब तक वो लेटर रिसीव हुआ कि नहीं बेचने, तब तक वो 5 बेच चुका था। फिर वो कह रहे भाई तू मुझे 11% कमीशन दे, क्योंकि मैं तो तेरे 5 लैपटॉप बेच चुका हूँ ना, तो मुझे आई नीड मुझे तो फिर तुझे कमीशन देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है, सेल जो उसने सेल किया है लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम अथॉरिटीज बाइंडिंग ऑन राम, तो राम जो है जो प्रिंसिपल है वो बाइंडिंग होगा और श्याम अपना कमीशन रिसीव कर पाएगा। ठीक है, ये बताना है हमें इसमें।
majorly. Let's move to the answer part. जल्दी. Where is answer? Can you see where is answer? हाँ, यहाँ से टर्मिनेशन वाला पार्ट है ना, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, वो वाला। व्हेन द टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी टेक एफर्ट्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन, सेक्शन बता रखा है 208। आप लोग को इतना सेक्शन वेक्शन याद करने की इतनी नीड नहीं है, बिकॉज आप लोग इतना सारा याद भी नहीं रख पाओगे। अगर थोड़ी चीज़ें याद होती हैं दैट्स वेल एंड गुड, बट नहीं होती है तो इतना वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कंसेप्ट याद होना चाहिए। कीवर्ड्स जो हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और ये अथॉरिटी, मतलब आप लोगों को ये याद होना चाहिए। यू कांट यूज़ लेमन, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज याद होनी चाहिए आप लोगों को। टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट शो सो फार एज द रिगार्डेड एज एजेंट, ठीक है, एंड टेक इफेक्ट बिफोर इट्स बिकम नोन टू हिम, सो फार एज रिगार्ड थर्ड पर्सन बिफोर इट्स बिकम known to them in instance case revocation of श्याम अथॉरिटी। मतलब ये बोल रहा है कि टर्मिनेशन अगर हो गया, जो टर्मिनेशन है वो कब से इफेक्टिव होगा, मतलब जब तक जब एजेंट को पता चला, वही लिखा टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्डेड एज एजेंट इफेक्ट ऑफ बिफोर इट्स बिकम नोन टू हिम, जब उसे पता चला तब से वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो वही लिखा है देखो नीचे वाले केस में कि रेवोकेशन ऑफ श्याम अथॉरिटी बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज communicated to and received by Shyam. Since Shyam has not received the revocation letter at the time of selling of laptop, his authority to sell on behalf of Ram is still valid. Hence आप लॉजिक से भी सोचोगे तो वही होगा कि अगर आपको कोई चीज़ किसी ने कोई काम करने के लिए बोला है तो वो तो आप काम करोगे ही ना, जब तक आप लोग को आपको डायरेक्टली वो कम्युनिकेट ना हो जाए कि भाई अब ये काम मत कर, तो अब तो वो काम करोगे ही। तो लॉजिक पे भी है थोड़ा सा आप लोगों को, हाँ मतलब लॉ की लैंग्वेज याद करनी है, बट हाँ थोड़ा लॉजिक भी अपना लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉजिक से भी याद रखोगे तो इतना आपको टफ नहीं लगेगा, ठीक है। रेवोकेशन वही वही कह रहा है कि रेवोकेशन ऑफ श्याम की अथॉरिटी जब ही इफेक्टिव ओनली जब ही होगी जब कम्युनिकेट हो गई होगी श्याम को, एंड ही इज नॉट रिसीव एनी रेवोकेशन लेटर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ लैपटॉप, अथॉरिटी टू सेल ऑन बिहाफ ऑफ राम स्टिल वैलिड, हैंस द सेल ऑफ लैपटॉप कंडक्ट बाय श्याम इज बाइंडिंग ऑन राम, मतलब वो उसका प्रिंसिपल माना जाएगा वो 5 लैपटॉप के लिए। श्याम इज एंटाइटल टू रिसीव हिज कमीशन फॉर सेल, क्योंकि उसने भाई बोनाफाइड मैनर में किया है सेल, तो वही बोल रहा है कि सेल इज मेड वाइल ही स्टिल हैड अथॉरिटी टू सेल, सिंस ही sold his laptop before receiving the revocation, he is entitled to his commission as per the initial agreement with राम रामा जो भी है, आप लोग रामा पे मत जाइएगा प्लीज। तो नाम भैया रामा है। श्याम वही कह रहे हैं कि कमीशन भी मिलेगा उसे, और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रिंसिपल जो लैपटॉप सेल किए उसके लिए जो उसका प्रिंसिपल है वो बाइंडिंग होगा रामा जो है, ठीक है। अब वो अमाउंट अमाउंट ऑफ कमीशन भी आप लोगों को भी नीचे बताना होगा कि अगर 5 लाख लैपटॉप बेचे 5 लाख के हो गए, 11% उसका 55,000 उसका कमीशन बन रहा है, वो आप लोगों को पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का। रोहन फाउंड अ वॉलेट, ये तो बहुत आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन। उसको वॉलेट मिलता है रेस्टोरेंट में, और इंक्वायर टू ऑल द कस्टमर प्रेजेंट देयर एंड बिफोर, बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड, ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप द वॉलेट टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। आफ्टर वीक रोहन वेंट बैक टू द रेस्टोरेंट, इंक्वायर अबाउट द वॉलेट, मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न it to the Rohan, saying that it did not belongs to him. In the light of Indian Contract Act, the Rohan received the wallet from the manager। मतलब ये बोल रहा है कि वो फाइंडिंग ऑफ ट्रू ओनर वाला कंसेप्ट होता है ना, वो लगेगा यहाँ पे कि मान लो रोहन को एक वॉलेट मिला उसी रेस्टोरेंट में, उसने उसको लगा कि किसी का होगा तो उसने मैनेजर को दे दिया, बट मैनेजर से जब वो 1 हफ्ते बाद बोला कि भाई अगर कोई नहीं आया तो मुझे दे दे, मैनेजर कह रहा है तेरा थोड़ी है, तेरे को क्यों दूं। वही वही अब हमें बताना है ट्रू ओनर वाला, वही फाइंडर ऑफ गुड्स। देखो क्या बोल रहा है इसमें, responsibility of finder of goods, section 71 of the Indian Contract Act, the person who find the goods belongings to another and take them into the custody of subject to same responsibility if he were a bailey। जैसे मतलब कि बेली की तरह वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, जैसे बेलर बेली वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टेक केयर करना, वो वैसे रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, वो बोल रहा है। द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हैज टेक प्रॉपर केयर ऑफ प्रॉपर्टी एज मैन इज द ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक नो राइट टू एप्रोप्रिएट ऑफ द गुड्स। आप लोगों को जैसे ये पॉइंट्स में दिए हो ना, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब आंसर में अगर ऐसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस दीज पॉइंट्स।
ठीक है? तो टू रिस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज़ फाउंड, मतलब गुड्स रिस्टोर करेगा अगर ओनर मिल गया, उसको नो राइट टू एप्रोप्रिएट द गुड्स एंड द जो वो प्रॉपर केयर करेगा, जैसे वो खुद की गुड्स की केयर करता है ऑर्डिनरी प्रूडेंस में। ठीक है? इन द लाइट ऑफ अवर प्रोविजन मैनेजर मस्ट रिटर्न द वॉलेट टू रोहन, सिंस रोहन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन वॉलेट फाउंड अगेंस्ट द एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। उसको ट्रू ओनर रोहन जो एंटाइटल्ड है उसको रिटेन करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ ट्रू ओनर के लिए लायबल है और किसी को देने के लिए वो अगेंस्ट एवरीबॉडी एक्सेप्ट द ट्रू ओनर लायबल है। वही अब देखो, आप इस केस में आप कैसे देखोगे, जैसे प्रोविजन वाला पार्ट हो गया, ये तो हो गए, ये 3 पॉइंट्स थे। उसके बाद आप वो लिखोगे फैक्ट ऑफ द केस, क्या बता रखा था कि इसको वॉलेट मिला, उसने मैनेजर को दे दिया। फैक्ट ऑफ द केस में आप वो लिखोगे। फिर कंक्लूजन में लिखोगे जो रोहन है वो एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट है, बस वो ट्रू ओनर को देगा, ठीक है? और वो मैनेजर से ले सकता है। ये आपको कंक्लूजन में देना होगा। थोड़ा-सा ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा-सा अलग दिखना है, तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से उसको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़